अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 डेज से जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन से प्लान सेट करता है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने उनके जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उस प्लान में शामिल थे वो हमने डिस्कस किए थे। प्रिवेंटिव मेजर्स भी डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये चेक किया था कि आया कि हम सैम्पलिंग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, सैम्पलिंग की टाइप्स क्या है। ये ना हो कि हमें जो सैंपल हो उसके अंदर जो चीज़ डिटेक्ट करनी हो वो सैंपल से ना हो, वो सोर्स है किसी और सोर्स से हो, तो ये भी जो है ना फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए ये मेक श्योर करना है कि आपकी सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और सैम्पलिंग ही को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रेस करना है। ये नहीं कि आप जो है ना सैंपल कुछ और ले रहे हैं और सैम्पलिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने की बजाय कहीं किसी और सोर्स के उससे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज जो है ना हमारा थर्ड पार्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान का। इसके अंदर हमने देखना है कि गाइडेंस टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करनी है। उसके लिए हमें जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में हमें गाइडलाइंस जो है ना क्या रूल्स फॉलो करने को कहती हैं, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ गाइडलाइंस हैं जो रिस्क असेसमेंट के बारे में हमें बताती हैं। फर्स्ट जो है ना वो ये है कि डिफ़ाइन द गाइडलाइंस, कि आपने गाइडलाइंस को डिफ़ाइन करना है कि गाइडलाइंस है क्या, क्या कहती है रिस्क असेसमेंट के बारे में। इस्टेब्लिश द क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द रिस्क असेसमेंट, कि रिस्क असेसमेंट की एक क्लियर जो है ना स्ट्रक्चर क्या है वो आपने इस्टेब्लिश करनी है। सेकंड, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कि मेंटेन करना है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थ्रू आउट। जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एक पूरे थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को मेंटेन करना है। ये रिस्क असेसमेंट का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है स्टेट द पर्पस, कि मकसद क्या है उसका। क्लियरली आर्टिकुलेट द गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ रिस्क असेसमेंट, कि जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसका क्लियर कट जो है ना और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या क्या हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने आइडेंटिफाई करना है हैज़र्ड्स को, रिकग्नाइज उसको देखना है एंड लिस्ट बनानी है पोटेंशियल माइक्रोबायोलॉजिकल थ्रेट्स, कि कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल थ्रेट्स जो पोटेंशियल हैं, मींस के जो हमारी प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं। अच्छा, तो हैज़र्ड को जो है ना आइडेंटिफाई करना है कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रेट्स, मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रो करने की पोटेंशियल या एबिलिटी हो कि ये जो है ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकता है, तो हमने उसको रिकग्नाइज़ करना है एंड उसकी लिस्ट बना लेनी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो है ना पोटेंशियल थ्रेट्स रखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली प्रोडक्ट को कंटामिनेट करने के लिए। असेस द एक्सपोजर, एवेलुएट द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर टू दीज हैज़र्ड। अब जितने ये जो हैज़र्ड है माइक्रोबायोलॉजी करना, हमने उनको असेस करना है, उनको चेक करना है कि ह्यूमन जो है ना ह्यूमन एक्सपोज कितना हो रहा है, कितनी किस हद तक जो है ना ह्यूमन का एक्सपोजर इन जो हैज़र्ड थे ना इनके साथ हो रहा है। हमने उसको एवेलुएट करना है, इन डाटा जनरेट करना है कि ह्यूमन कितना एक्सपोज हो रहा है उस थ्रेट पे। देन करेक्टराइज हैज़र्ड, फिर हैज़र्ड्स को हमने करेक्टराइज करना है, मीन्स डिस्क्राइब द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईच आइडेंटिफाइड हैज़र्ड। जितने भी हैज़र्ड हमने आइडेंटिफाइड कर लिए होंगे ना, अब उनको करेक्टराइज करना है, मीन उनको चेक करना है कि मतलब ये किस हद तक, किस लेवल तक ये जो है ना कंटामिनेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को भी, साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स को भी। करेक्टराइज रिस्क, एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच हैज़र्ड। अब ईच हैज़र्ड मतलब पहले हमने हैज़र्ड्स जितने भी होंगे ना हमने उनको पहले क्लासीफाई कर लेना है, लिस्ट बना लेना है कि कौन सा हैज़र्ड जो है ना क्रिटिकल है, और क्रिटिकल ऐसी वजह से कि वो प्रोडक्ट और ह्यूमन दोनों को कंटामिनेट कर रहा है।
हमने उनकी लिस्ट बना ली है। अब उसके साथ हमने रिस्क चेक करना है कि कितना जो है ना रिस्क का एस्टिमेट लगाना है, और एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच हैज़र्ड इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटीज़। देन डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, रिकॉर्ड ऑल स्टेप्स, डिसीजंस, फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेट दैम इफ़ेक्टिवली। तब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करके स्टेप्स लेके फिर हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है, उनको राइट डाउन भी करना है साथ साथ कि ये इतने स्टेप्स थे, उनका रिकॉर्ड बना लिया हमने, ये डिसीजंस हमने लेनी है, ये डिसीजंस जो है ना इफ़ेक्टिव लेने हैं, और कम्युनिकेट करना है उनके बारे में कि हमने इसको कैसे ट्रेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसको करेक्टराइज भी कर लिया है, अब उसका रिस्क असेसमेंट का भी हमने आइडिया लगा लिया कि कितना है कि रिस्क है। देन उसको हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर लेके आना है। अब जब कि हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर उसको लेके आ गए हैं इन सब स्टेप्स को, देन हमने उसको रीअसेस करना है रेगुलरली। मतलब अब हम डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया ना, तो अब हम उसको डेली बेसिस पे रेगुलरली हमने उसको रीअसेस भी करते रहना साथ साथ। आया कि जो हैज़र्ड को हमने मतलब ट्रेस आउट कर लिया था, करेक्टराइज कर लिया था, अगर उस रिस्क को हमने कम कर दिया है, आया कि वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमने रेगुलरली बेस पे ना उस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर हम वो चेक भी करते रहेंगे। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द रिस्क असेसमेंट एज अ न्यू डाटा बिकम्स अवेलेबल। ये तब तक करेंगे जब तक हमारे पास एक न्यू डाटा नहीं जनरेट हो जाता। मीन्स कि अगर हम रिस्क असेसमेंट 1 साल की कर रहे हैं ना, तो हमें पास एक डॉक्यूमेंट होगा, उसको देखेंगे कि हमने क्या क्या मतलब जो हैज़र्ड थे या जो भी रिस्क थे उसको कम किया है, वो रेगुलरली बेस पे रिव्यू करते रहना, और तब तक करना जब तक 1 साल का या पूरा जो है ना जितना ड्यूरेशन होगा डाटे का वो पूरा नहीं हो जाता। अवॉइडिंग माइक्रोबायोलॉजिकल क्रॉस कंटामिनेशन। अब क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल क्रॉस कंटामिनेशन से हमने अवॉइड करना है। मीन रिकग्नाइज करना है ऑल स्टेजेस ऑफ पोटेंशियल क्रॉस कंटामिनेशन, कि जितने भी क्रॉस कंटामिनेशन के पोटेंशियल सोर्सेज हैं हमने उनको पहले रिकग्नाइज करना है। देन मैनेज करना है ट्रैफिक फ्लो ऑफ एम्प्लॉय एंड इक्विपमेंट, के मीन्स उस एरिया के अंदर जहाँ पे स्टीराइल प्रोडक्शन तैयार हो रही है वहाँ पे हमने मैनेज करना है ट्रैफिक फ्लो ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनका ट्रैफिक फ्लो भी मैनेज करना है कि वो मतलब ना रैंडमली क्विकली रन अप नहीं कर रहे हो, मूवमेंट उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो जो स्प्रेडिंग ऑफ जो नॉर्मल फ्लोरा है या शेडिंग ऑफ बैक्टीरिया, उतनी ज़्यादा उस एरिया के अंदर शेडिंग होगी बैक्टीरिया की। एंड इक्विपमेंट की जो है ना मूवमेंट, उसको भी हमने क्या करना है, स्लो करना है। देन यूज़ फुटवेयर चेंजेस, हमने जो है ना शूज़ जो है ना वो चेंज करने हैं। फोम स्प्रेयर्स एंड पर्सनल कलर कोडिंग, और आइडेंटिफाई कार्ड बना के देना है कि ये पर्सनल ये इस डिपार्टमेंट का है, मतलब कलर कोडिंग हो ताकि आइडेंटिफाई हो, ट्रेसेबिलिटी हो। जब हम कभी रिस्क असेसमेंट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डिपार्टमेंट्स का ये बंदा इस रिस्क बेस पे इस सेक्शन के अंदर काम कर रहा है, तो ये चीज़ हमें ट्रेसेबिलिटी हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट टू रॉ और फिनिश्ड एरियाज़, जो भी रॉ मटेरियल के एरियाज़ हैं या फिनिश प्रोडक्ट एरियाज़ हैं उनके लिए हमने एक स्पेसिफिक जो उनके इस्तेमाल के इक्विपमेंट्स हैं ना उनको एक स्पेसिफिकली असाइन करना है और उसी काम के लिए ही करना है। मतलब कुछ इक्विपमेंट या एक्सेसरीज़ कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ रॉ मटेरियल के ही काम के लिए इस्तेमाल में आएँ, और कुछ फिनिश प्रोडक्ट के लिए तो उसी फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज़ में हो। ये ना हो कि रॉ वाली जो है ना फिनिश में आई हुई हो, तो इसका हमने क्रॉस कंटामिनेशन को रोकना है ना, तो इसीलिए रॉ मटेरियल की चीज़ जो इक्विपमेंट है वो फिनिश में नहीं जाना चाहिए, और फिनिश का जो है ना वो रॉ मटेरियल के एरिया में नहीं जाना चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। क्लीन करना है एंड डिसइंफेक्ट करना है शेयर्ड यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। अगर तो हम एक ही क्लास में सपोज एक ही एरिया के अंदर रॉ मटेरियल या फिनिश्ड एरिया के अंदर हम एक जो है ना यूटेंसिल्स जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको डिसइंफेक्टेड भी करना है और क्लीन करना है। प्रॉपरली ट्रीट रीयूज्ड ब्राइन्स एंड रिसाइकल्ड प्रोसेस वाटर, और जो पानी रिसाइकल्ड हो रहा है प्रोसेस वाटर और रीयूज्ड जो है ना उन सब को हमने प्रॉपरली ट्रीट करना है, चेकआउट करते रहना है। आज का ये जो लास्ट लेक्चर था माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान, जिसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था,
फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि मैक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्लान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से स्टेप्स या प्लान बना, उस प्लान के कौन कौन से स्टेप्स बनाता है। देन हमने उसकी प्रिकॉशंस भी बताई थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग रिकमेंडेशन क्या है, मतलब सैम्पलिंग मैक्रोबायोलॉजिकली मॉनिटरिंग प्लान में सैम्पलिंग कहाँ कहाँ से लेनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। और थर्ड स्टेप के अंदर आज हमने ये देखा है कि रिस्क असेसमेंट क्या है और रिस्क असेसमेंट में गाइडलाइंस क्या कहती हैं और कौन कौन सी स्टेप्स हैं वो देखे हैं, और क्रॉस कंटामिनेशन से कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो आज हमने डिस्कस कर लिया है। सो काइंडली जितने भी नए लोग हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम किया जाता है, और जितने भी नए लोग हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।